हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ट्रीटीज और कन्वेंशन हैं उनको। लास्ट वीडियो में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका मीनिंग वगैरह है वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम अगर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस हुई हैं जिनके थ्रू एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिव वर्क और इन्वेंशंस वगैरह हैं, इनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जो अलग अलग लॉ हैं वो डेवलप हुए थे। अलग अलग कंट्री ने अपने पर्सनल जो म्युनिसिपल लॉ जिनको हम कह सकते हैं वो है जो डेवलप हुए थे अकॉर्डिंग टू द ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी इंटरनेशनल लॉ की जो ट्रीटीज हैं या कन्वेंशन हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सभी की सभी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आधार पर ली गई हैं। जितने भी लास्ट ईयर्स में कुछ 2-3 साल में है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें जो जो ट्रीटीज बार बार डिस्कस हो रही हैं उन सभी को हमने यहाँ पे पिकअप किया है और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट किया है, इनको कि हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हमारे पास ये कुछ 14 कन्वेंशंस हैं जिनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया है। 1883 से लेकर के 2024 तक की ये कुछ कन्वेंशन कहें, ट्रीटीज कहें या छोटे मोटे कोई एग्रीमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पेरिस कन्वेंशन आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए 1883 में। उसके बाद में आती है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरली आर्टिस्टिक वर्क 86 की है। फिर मद्रिद एग्रीमेंट आता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क के बारे में 91 का 1891 का। फिर रोम कन्वेंशन है परफॉर्मर और जो फोनोग्राफी एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोड्यूसर्स के राइट्स वगैरह हैं उनकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग 1961 में। फिर स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 में जो ये हुआ था एग्रीमेंट वो है। फिर उसके बाद में नाइस एग्रीमेंट है 1955 का। फिर यूसीसी है यूनिवर्सल कॉपीराइट कमीशन 1952 का। फिर बुडापेस्ट ट्रीटी है जो कि रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है 1977 का। फिर आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 का। फिर आता है वीपो कॉपीराइट ट्रीटी जो कि ट्रिप्स और वीपो जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हैं, ये हम जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो ये दोनों ट्रीटी अक्सर आती हैं डेफिनेशंस वगैरह में, या जब हम कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव अब देखते हैं तो मेनली इनको जरूर डिस्कस करते हैं। 1996 का है। फिर पीएलटी पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000। फिर आती है सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स जो कि है 2006 की। फिर आता है बिंजिंग ट्रीटी और ऑटो विजुअल परफॉर्मेंस 2012 की है जो ये ट्रीटी है। फिर आती है लेटेस्ट वाले जो अभी लास्ट एग्जाम आया था उसमें पूछी गई है वीपो ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज 2024। ये है जो सबसे लेटेस्ट है, ये इस बार एग्जाम में भी आई थी। तो इन सभी को हम चलिए डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या कहती हैं ये जो ट्रीटीज हैं। इनमें हम उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिटेल में अगर पढ़ने बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज हैं, वो नहीं करेंगे हम। मेन पॉइंट किससे रिलेटेड है, क्या क्या मेन कंसेप्ट था इसमें, ओके, क्योंकि उतना ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, पेरिस कन्वेंशन की बात करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग 1883 की ये है कन्वेंशन। इसके पीछे की एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, पहले वो बता देता हूँ ताकि आपको ये जो कन्वेंशन क्यों आई इसके पीछे का एक रीजन पता चले। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक 1873 में एक एग्जीबिशन लगी थी वियना में। कहाँ पर, वियना में। तो वहाँ पर अलग अलग देश से है जो इन्वेंटर्स हैं उनको, विजिटर्स हैं उनको यहाँ पे अपनी अपनी इन्वेंशन एग्जिबिट करने के लिए बुलाया गया था। तो उस टाइम पर जो बहुत सारे जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो अपनी इन्वेंशन है उनको एग्जिबिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक एडवोकेट या पर्याप्त कहें लीगल प्रोटेक्शन ऑफर नहीं की गई थी जो एग्जिबिटेड इन्वेंशन थी उनके रिगार्डिंग।
तो उनको ये डर था कि उनकी जो इन्वेंशन है वो चोरी हो सकती है, ओके, कॉपी हो सकती है या जो भी है। तो इस वजह से वहां पर बहुत सारे जो हैं पार्टिसिपेंट हैं, विजिटर्स हैं, वो नहीं आए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई 1883 में, जिसमें जो 11 स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर के एक कन्वेंशन है उसको साइन किया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या क्या चीजें हेल्ड हुई वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नेशनल ट्रीटमेंट। इस नेशनल ट्रीटी में क्या था कि जो यहाँ पर इंश्योर किया गया था कि जो उनको डोमेस्टिक यानी कि अपने स्टेट में, अपने जो राज्य है वहां पर जो उनको प्रोटेक्शन मिलती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, वही उन फॉरेन इन्वेस्टर को है वो वहां पर इन इन्वेंशंस वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, उसके बाद में आता है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट, यानी कि अगर एक पेटेंट एक कंट्री के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अदर कंट्री पे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाए, या कहीं अगर एक कंट्री ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की सभी कंट्री ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर इसका इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट्स का मतलब क्या है कि यहां पर जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो अगर एक जगह पे लगाई गई है, वहां पे रिजेक्ट हुई है, एक्सेप्ट हुई है, डजंट मैटर, दूसरी कंट्री में वो दोबारा से लगा सकता है। उसका उस एक कंट्री में जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता अदर किसी भी कंट्री में। तो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। उसके बाद में है राइट ऑफ प्रायोरिटी। राइट ऑफ प्रायोरिटी अलाउ करता है कि इन्वेंटर को अपनी जो पेटेंट की जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग जो मल्टीपल कंट्रीज हैं उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर एक इनिशियल फाइल डेट, जैसे एक प्रायोरिटी डेट हम जो पहले सबसे पहले फाइल होती है जब एप्लीकेशन, उससे लेकर के एक सर्टेन टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप इन सभी कंट्री में है जो अपनी जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। ये जनरली 6 to 12 मंथ होता है टाइम पीरियड। तो ये राइट टू प्रायोरिटी है। अब इस कन्वेंशन का जो सिग्निफिकेंस कहें तो महत्व कहें तो वो क्या है? द पेरिस कन्वेंशन है लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, यानी कि इस कन्वेंशन ने एक ग्राउंड वर्क किया था आने वाले टाइम में जितनी भी एग्रीमेंट्स हुए उनके लिए। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस था। तो ये इन शॉर्ट हमारी पहली ट्रीटी नहीं है, एक्चुअली ये है कन्वेंशन है जो कि हमने डिस्कस की हैं। ये कुछ एक मेन पॉइंट है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है, बाकी इसका ईयर है वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना अक्सर पूछा गया है कन्वेंशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो केस लॉ के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी अदर भी सेक्शन के रिगार्डिंग हो। तो ये चीजें मेन होती है यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में। नेक्स्ट ट्रीटी आती है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी कि हम यहाँ पर इसको कॉपीराइट कह सकते हैं, कॉपीराइट से रिलेटेड है। तो 1886 की है और ये सबसे ओल्डेस्ट जो ट्रीटी है कॉपीराइट फील्ड के अंदर वो हम इसको कह सकते हैं ओल्डेस्ट ट्रीटी। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहली आती है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ग्रांटेड होती है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क विदाउट अ नीड टू फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। आपने कभी कोई राइटिंग की होगी, कोई बुक लिखी होगी, कोई आर्टिकल लिखी होगी, कोई आर्टिस्टिक अपना वर्क किया है, कोई पेंटिंग बनाई है, तो उसकी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने वो चीज़ कंप्लीट कर दी या जैसे ही आपने बनाई है उसका राइट आपके पास में उसी टाइम आ जाएगा। वो राइट है वो आपका प्रोटेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली। ओके, देन नेक्स्ट इसमें चीज डिस्कस हुई थी वो हुई थी मोरल राइट्स। मोरल राइट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑथर है उसके पास में एक उस वर्क का क्रिएटर के तौर पर रिकॉग्नाइज होने के लिए उसके पास राइट होता है, और उसका जो वर्क है उसके साथ में किसी भी तरह का डिस्टोर्शन नहीं होगा या म्यूटिलेशन नहीं होगा, यानी कि उसके जो काम है, जो उसका जो वर्क है उसमें फेरबदल नहीं होगी किसी भी तरह की, उसके साथ में छेड़खानियां नहीं होगी। मतलब जो उसने पार्टिकुलर वर्क दिया उसको उसमें बदल के कुछ नए मीनिंग्स ऐड कर दिए या कुछ चीजें उसमें चेंज कर दी गई हैं जो कि उसकी आइडेंटिटी या उसकी पर्सनैलिटी या उसकी मोरालिटी को हर्ट कर रही है, तो वो चीज है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। ये ऑथर के पास में राइट होगा कि उसको एज ए क्रिएटर ऑफ द वर्क उस पार्टिकुलर वर्क को माना जाएगा। ओके, फिर आता है थर्ड पे क्या था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन। तो बर्न कन्वेंशन में एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए कर दिया गया था। वो टिपिकली क्या था,
एक तो लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 50 ईयर, शुरू में ये था। उसके बाद में जो है अलग अलग देशों ने अपने अपने किए हैं। अपने इंडिया का कॉपीराइट लॉ हम जब पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि अलग अलग किस तरीके से यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो दिया गया है, कब तक प्रोटेक्शन होगी, जैसे कि लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, जो भी अलग अलग होगा। लेकिन इसमें हमें मेन याद रखना है 50 ईयर एंड लाइफ टाइम। अब महत्व की बात करें तो बर्न कन्वेंशन है, ये एक कॉर्नरस्टोन का काम करता है इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ के अंदर, और एक फ्रेमवर्क है क्रिएटिव वर्क को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन दिलाने के रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश करता है। तो ये था हमारा बर्न कन्वेंशन के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आएगी। 1886 की ये कन्वेंशन है। नेक्स्ट आता है मद्रिद एग्रीमेंट। मद्रिद एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। अब मार्क आया है तो इसका मतलब ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें 1891 का ये जो है एग्रीमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। एक तो सेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पर एक सिंगल एप्लीकेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO के इंटरनेशनल जो एक ब्यूरो है उसके साथ में एक सिंगल एप्लीकेशन है वो फाइल की जा सकती है, जो कि अलाउ करती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को इन मल्टीपल कंट्रीज। यानी कि एक पार्टिकुलर थिंग का सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब आपको अलग अलग कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक मेन जो इंटरनेशनल ब्यूरो है वहां पे अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और ये इन सभी कंट्रीज के थ्रू आपको उसकी प्रोटेक्शन है वो दिला दी जाएगी। तो ये हो गया इसका सेंट्रलाइजेशन। रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन की बात करें तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर दी मल्टीपल कंट्री थ्रू दी सेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, अलग अलग जगह पे इसको किया जा सकता है। और इसमें एक प्रोटोकॉल भी आया था, वो कब का है? प्रोटोकॉल आया था 1989 का। एंड और ये जो मद्रिद सिस्टम है वो कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट किया गया था? IB के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ WIPO के द्वारा वो किया गया था जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड 90 कंट्रीज हैं जो इसकी क्या है, पार्ट है मद्रिद सिस्टम की। ओके, और अगर इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मद्रिद एग्रीमेंट है वो सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर द बिजनेस सीकिंग ग्लोबल प्रोटेक्शन, यानी कि जो बिजनेस अपनी ग्लोबल प्रोटेक्शन चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क कहें या एक सिंप्लीफिकेशन है वो प्रोवाइड की है मद्रिद एग्रीमेंट के थ्रू, ताकि वो अपना ट्रेडमार्क है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से सिस्टम से है जो प्रोटेक्ट कर सके। आई होप कि आपको मद्रिद एग्रीमेंट भी काफी हद तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कन्वेंशन है रोम कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस कन्वेंशन को कब यहाँ पर किया गया है? ये किया गया है 1961। ईयर याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये किससे रिलेटेड है? नेबरिंग राइट। नेबरिंग राइट, जब हम बात करते हैं किसी कॉपीराइट वर्क या कोई म्यूजिक है या कोई फिल्म है, तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कि कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, तो उसके जो राइट है वो यहाँ पे नेबरिंग राइट में कवर होते हैं। तो रोम कन्वेंशन है वो एक्सटेंड करती है टू द परफॉर्मर, यानी कि परफॉर्मेंस देने वाला, फोनोग्राम्स प्रोड्यूसर हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको एक नेबरिंग राइट्स के थ्रू माना गया है। एक्सक्लूसिव राइट सेकंड इसमें पॉइंट है वो क्या है? परफॉर्मर है जो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है उनकी परफॉर्मेंस का, इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वही रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन की बात करें तो वो होगी 20 ईयर। और ये जो है फर्स्ट कन्वेंशन है इसके रिगार्डिंग नेबरिंग राइट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। एंड इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो रोम कन्वेंशन है ब्रॉडन कर देती है स्कोप को, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बहुत बड़ा कर देती है। तो इसमें कुछ हम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है या फिर कोई रिसर्च पर्पस के लिए कर रहा है। तो इन कुछ केसेस के अंदर अगर हम किसी के राइट्स को यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज नॉट अ कॉमर्शियल यूज, ये याद रखना, तो वो एक एक्सेप्शन में आते हैं। तो ये हमारी रोम कन्वेंशन के रिगार्डिंग कुछ मेन जो की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं 1961 की ये जो कन्वेंशन थी। उसके बाद में नेक्स्ट कन्वेंशन आती है स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 की ये जो है एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में क्या था कि 1971 में हुई थी। ओके, एक बात तो ये याद रखनी,
उसके बाद में इसको अमेंड किया गया 1979 में, इस्टेब्लिश करती है पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन आईपीसी। ये इंडियन पिनल कोड नहीं है, ये आईपीसी अलग है, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, उसको 8 सेक्शन में, यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको 8 सेक्शन में है वो क्या कहें ऑर्गेनाइज करती हैं, अराउंड विद अराउंड 80,000 सब डिवीजन। अब इस 8 के अंदर आगे 80,000, 8 सेक्शन है उसमें 80,000 सब डिवीजन हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इन सब डिवीजन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सिंबल्स आ सकते हैं, कुछ अरेबिक न्यूमरल्स, लेटर्स आ सकते हैं, पेटेंट्स डॉक्यूमेंट्स उनको असाइन किए गए, कोई सर्चेज हैं अथॉरिटीज की, इन्वेंटर की, आरडी यूनिट्स की, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा 100 से भी ज्यादा कंट्रीज, रीजनल ऑफिसेज, इंक्लूडिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग द पेटेंट कॉपीराइट कोऑपरेशन ट्रीटी यानी कि पीसीटी यूज द आईपीसी सिस्टम, यानी कि ये जितनी भी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जितने भी रीजनल उनके ऑफिसेज हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रिंग पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटीज़ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे के सारे इस आईपीसी सिस्टम को यूज़ करती है। ये एक सिस्टम है, ओके। इसमें ये सारी चीज़ें, इसमें 8 सेक्शन है, 80,000 सब डिविजन्स में ये कन्वर्ट आगे सब डिवाइड किया गया है। तो इन सभी सिस्टम को है वो यूज करते हैं, और इसको एनुअली है वो क्या किया जाता है, आईपीसी को रिवाइज किया जाता है विद द एक्सपर्ट की एक जो आईपीसी कमेटी है उनके द्वारा। और ये जो एग्रीमेंट है एक यूनियन भी फॉर्म करता है, जिसके अंदर जो एक असेंबली होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अडॉप्टिंग द बाइनोमियल प्रोग्राम एंड बजट्स, और जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं वही इस जो पेरिस कन्वेंशन की वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो आई होप कि ये जो स्टारबर्ग एग्रीमेंट है वो आपको समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें मेन है याद रखने के लिए। इसका ईयर 1971, अमेंडमेंट 1979, इसमें जो सेक्शन है वो कितने हैं, 8 है, सब डिवीजन कितनी है, 80,000 हैं, और 100 से भी ज़्यादा इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, रीजनल ऑफिस वगैरह हैं, वो आईपीसी सिस्टम को है यहाँ पर यूज़ करती हैं। ये कुछ मेन चीज़ें हैं। आईपीसी सिस्टम में क्या हो सकता है, सिंबल हो सकते हैं, लैटिन वर्ड लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मेनली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन में था, शायद इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी जो पीछे आए हुए हैं वो देखेंगे क्या कहते हैं। उसके बाद में आता है नाइस एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1957 का ये एग्रीमेंट है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्लासिफिकेशन, हार्मोनाइजेशन, सिग्निफिकेंस अलग चीज है। क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया है कि ये जो नाइस एग्रीमेंट है ये क्या करता है, डिवाइड करता है गुड्स और सर्विस को इनटू 45 कैटेगरी। जब शुरू में था तब अलग अलग कैटेगरीज थी, लेकिन एट लीस्ट प्रेजेंट में है जो 45 कैटेगरीज है फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यहाँ पर। और हार्मोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो नाइस एग्रीमेंट है वो स्टैंडर्डाइज करता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स एंड सर्विस, उसका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस देता है फॉर द रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, मतलब एक तरह से सामंजस्य बिठाना हिंदी में कहें तो वो यहाँ पे किया जाता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। वहीं पर अगर इसके महत्व या सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो नाइस एग्रीमेंट है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड मार्क फाइलिंग बाय प्रोवाइडिंग कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द क्लासिफाइड फाइंग गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड्स एंड सर्विस को एक तरीके से वर्गीकरण करके उनको बेहतर तरीके से ट्रेडमार्क, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क जो फैसिलिटीज़ है उनको एक कॉमन फ्रेमवर्क के थ्रू फाइल करके एक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना, इजी प्रोसेस मतलब प्रोवाइड करना हम कह सकते हैं इसको। तो ये जो है नाइस एग्रीमेंट का वर्क था 1957 का, ये जो है एग्रीमेंट है इसका ये याद रखना बहुत जरूरी है। और 45 कैटेगरीज हैं इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए गुड्स और सर्विस की हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये है यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 का। इसमें क्या था कि जो यूसीसी है ये कंटेम्पलेट करता है बर्न कन्वेंशन बाय प्रोवाइडिंग द कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू वर्क इन द कंट्री दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ बर्न कन्वेंशन। इट ऑफर द लेस स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क कंपेयर टू द बर्न कन्वेंशन, यानी कि बर्न कन्वेंशन में जो व्यक्ति नहीं गए थे, जो कंट्री पार्ट नहीं थी उसकी, उनके लिए ये यूसीसी है और ये उससे थोड़ा सा कम कठोर कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और ये जो है अडॉप्ट कहाँ किया गया है, ये अडॉप्ट किया गया है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड,
एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है डेवलप यूनेस्को के द्वारा, UNESCO, यूनेस्को के द्वारा। किसका अल्टरनेटिव है ये? बर्न कन्वेंशन का। ओके, यानी कि जो बर्न कन्वेंशन को एग्री नहीं करते बट वो किसी मल्टीलेटरल कॉपीराइट ट्रीटी का पार्ट होना चाहते हैं तो वो यूसीसी को यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। पर्पज क्या है? टू ऑफर द प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, जो कि बर्न कन्वेंशन के पार्ट नहीं है उनको कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। की प्रोविजन क्या है? रिक्वायर्स फॉर्मेलिटी सच एज ए कॉपीराइट नोटिस फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है वो ये है। एंड इम्पैक्ट क्या है यूसीसी का? ये एक्सटेंड करती है स्कोप ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू द ब्रॉडर रेंज ऑफ द कंट्रीज, प्रमोटिंग एंड डिसेमिनेशंस एंड यूज ऑफ द क्रिएटिव वर्क ग्लोबली। यानी कि अपना जो क्रिएटिव वर्क है उसको ग्लोबली ले जाना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये इसके जो है इम्पैक्ट होंगे। अल्टरनेटिव सिस्टम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अल्टरनेटिव सिस्टम है बर्न कन्वेंशन का, जो कि सिंपलर और मोर एक्सेसिबल फ्रेमवर्क है जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू दी बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन में थोड़ा सा का कॉम्प्लिकेट हो सकता है, स्ट्रिंजेंट तरीका है वो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा का सिंप्लीफाइड किया गया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज के टाइम पे जो है यूसीसी है उसका इतना ज़्यादा कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो आ चुका है रोल में। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के आज तक एट प्रेजेंट जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वो मेंबर हैं। ओके, आई होप कि आपको ये है जो यूसीसी यानी कि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बुडापेस्ट ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1977। ये वाली जो ट्रीटी है आई थिंक मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट लॉ में उसमें पूछी गई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कहती है ये ट्रीटी। इसका सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी का मतलब क्या है कि जो बुडापेस्ट ट्रीटी है वो अलाउ करती है डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सिंगल इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, यानी कि आईडीए यहाँ पर है, यानी कि सिंगल सेंट्रलाइज कर दिया इसको, सिंगल अथॉरिटी के पास में जो जब डिपॉजिट करने के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ पेटेंट फाइलिंग, अब कोई भी पेटेंट है उसको सिंप्लीफाई कर दिया। आप जो इन्वेंटर है वो यूज करता है सेम डिपॉजिट फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन इन डिफरेंट कंट्री, सेम डिपॉजिट, एलिमिनेट द मल्टीपल डिपॉजिट उसको करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर आईडीए के पास जाएगा, अपना डिपॉजिट करेगा, उसी को अब अलग अलग कंट्री में अपनी जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो फाइल करनी है वो उसी के थ्रू यूज कर सकता है। और इसका महत्व या सिग्निफिकेंस कहें तो वो क्या है? बुडापेस्ट ट्रीटी है वो एक क्रूशियल है किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट है उसके लिए, एज स्टैंडर्डाइज प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिपॉजिट करने का एक स्टैंडर्डाइज, एक सिंप्लीफाइड, एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम दिया गया है वो यहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए क्रूशियल हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रीटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्टिकुलर फील्ड में। आई होप कि 1977 की ये जो ट्रीटी है बुडापेस्ट, इसका मेन जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्या कंसर्न है इसका। नेक्स्ट आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, 1995 का है। ये इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो ये आया है 1 जनवरी 1995 में, ये इन्फोर्समेंट में आया है। और इसमें ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो बर्न कन्वेंशन के हैं, वही इंक्लूड हैं मोस्टली। और अगर हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के फुल फॉर्म की बात करें तो हम इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन्फोर्समेंट की अगर हम बात कहें तो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो मैंडेट कर देता है डब्ल्यूटीओ को, जितने भी मेंबर हैं उनको एक इफेक्टिव मीन ऑफ इन्फोर्सिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थ्रू दी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यानी कि एक इफेक्टिव, एक सिग्निफिकेंट वे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉइंट है कि जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं वो एक इक्वल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाएगी उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, जितने भी अदर मेंबर हैं उसके, उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, देयर नेशनलिटी, वो यहाँ पर चीज़ें हैं वो कंसिडर नहीं की जाएगी, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लिंक टू द ट्रेड, अगर इसकी बात करेंगे
लिंक टू द ट्रेड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है वो व्यू कैसे देखा गया है, इसको एक असेंशियल एलिमेंट देखा गया है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्प्यूट के अंदर, जो कि रिजॉल्व होते हैं थ्रू दी WTO डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक हार्मोनाइजेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की, उसकी ग्लोबली उसमें हार्मोनाइजेशन एक तरह का सामंजस्य बिठाने का काम करता है। यानी कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन देना, इक्वल प्रोटेक्शन देना, ये सारी चीजें वही तो है हार्मोनाइजेशन। तो ये जो टिप्स एग्रीमेंट यहाँ पे इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है WIPO कॉपीराइट ट्रीटी 1996। WIPO कॉपीराइट ट्रीटी है जो वो एड्रेस करती है प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट वर्क ऑन डिजिटल इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे पास कॉपीराइट्स के लिए पहले काफ़ी सारी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स हैं वो आ चुके हैं, ऑलरेडी कन्वेंशन आ चुकी हैं। अब डिजिटल एनवायरनमेंट जैसे जैसे आधुनिकीकरण होने लगा, चीज़ों का डिजिटलाइजेशन होने लगा, तो वहाँ पर डिजिटल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आर्टिकल हैं वेबसाइट्स पे पब्लिश हो रही हैं, किसी का वर्क पब्लिश हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। तो इसीलिए डिजिटल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये जो कॉपीराइट ट्रीटी है वो यहाँ पे आई। इसका मेन जो एम है वो था हार्मोनाइजेशन करना कॉपीराइट लॉ का अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें मेजर हैं तो ये ट्रीटी प्रोवाइड करती है सर्कमवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन मेजर, यानी कि TPMs इनको डिजाइन करती है। ये कॉपीराइट वर्क है उसके एक्सेस को कंट्रोल करना, जैसे कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM है, सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने या उनको प्रोटेक्ट करने का काम है वो इस कॉपीराइट ट्रीटी के थ्रू हुआ था, WIPO के थ्रू। और जो ऑनलाइन राइट्स हैं उस तक भी ये है जो एक्सटेंड करती है ट्रीटी। ये जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है इनकम्पेसिंग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क है, उन तक ये एक्सटेंड करती है ट्रीटी, उनको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि आप ऑनलाइन किसी का भी मैटर पड़ा है तो उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आपको WIPO के थ्रू प्रोवाइड की गई है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो ट्रीटी है वो क्रूशियल हो जाती है जब हम बात करते हैं ऑनलाइन स्पेस की क्रिएटिविटी की, तो डिजिटल एज की क्रिएटिविटी की। तो उस टाइम पे इस ट्रीटी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि आपके जो वर्क है ऑनलाइन पड़ा है, जो भी आपने वीडियोस बनाई हैं, आर्टिकल पब्लिश किए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। तो उस टाइम पे ये ट्रीटी है जो काफी हेल्पफुल रहती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट ट्रीटी है पेटेंट लॉ ट्रीटी। 2000 की ट्रीटी है। पेटेंट लॉ ट्रीटी का जो मेन एम है वो सिग्निफाई करना है और हार्मोनिस करना जो पेटेंट प्रोसीजर्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड, और फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन होते हैं एक एप्लीकेशन को किस तरीके से फाइल करना उनको रिड्यूस करना, ताकि एक सिंपलाइज्ड फॉर्म में है जो वो एप्लीकेशन फाइल की जा सके, यानी कि स्टैंडर्डाइज कर देना। मेन काम इसका है कि जो पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशंस हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू और एक उसकी एफिशिएंसी है उनको एनहांस करना। ओके, यूजर फ्रेंडली प्रोसीजर, इट सिंप्लीफाई कर देती है प्रोसेस को एप्लीकेशन के या उसकी फाइलिंग है या अमेंडमेंट के रिगार्डिंग है, तो उसको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली का मतलब कह सकते हैं हम सिंपल, ताकि जो इन्वेंटर है या बिजनेस है उनके लिए वो इजीली असेसेबल हो जाए, उनको किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ट्रीटी है जो वो प्रमोट करती है ग्लोबल कंसिस्टेंसी इन द पेटेंट लॉ एंड फोस्टरिंग करती है इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड। यानी कि जब सारी चीज़ें इजी होंगी, एक यूजर फ्रेंडली स्टैंडर्ड में होंगी, तो काफ़ी सारी नई नई इन्वेंशंस हैं उनको पेटेंट करवाने में ईजी होगा, तो वो ग्लोबली भी अपनी जो इन्वेंशन है उसको पेटेंट करवाने के लिए जो भी व्यक्ति है, इन्वेंटर है या बिजनेसेस हैं, वो जाएंगे और अपना प्रोटेक्शन है वो डिफरेंट कंट्री से लेते रहेंगे। एंड द नेक्स्ट ट्रीटी है वो है सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स। 2006 की ट्रीटी है ये। सिंगापुर लॉ ऑन ट्रेडमार्क ट्रीटी है वो एम करती है मॉडर्नाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क लॉ ग्लोबली एनकम्पासिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वैसे ट्रेडमार्क से रिलेटेड ऑलरेडी एक दो कन्वेंशन या ट्रीटी एग्रीमेंट आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है उनको ध्यान में रखकर किया गया है। ट्रेडमार्क फॉर्मेलिटीज तो की बात करें तो यहाँ पर ये ट्रीटी अलाउ करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क सच एज होलोग्राम, साउंड है एंड नॉन विजुअल एलिमेंट्स हैं, तो उनको यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है दी जाए वो चीज़ें यहाँ पे इंश्योर करती हैं।
और तो ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी की बात करें तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल कॉमर्स हैं या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, तो उनके अकॉर्डिंगली जो ट्रेडमार्क लॉ है वो अडॉप्टेबल रह सके, ये चीज़ है ये जो ट्रीटी है वो यहाँ पर इंश्योर करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ट्रीटी हार्मोनाइज अप्रोच है ट्रेडमार्क लॉ की ग्लोबली, उसको प्रमोट कर रही है, फोस्टर कर रही है, रिबस्ट कर रही है एफिशिएंट सिस्टम एंड ब्रांड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, यानी कि चीज़ें थोड़ी और इजी हो और सिंप्लीफाई हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है जो ट्रेडमार्क लॉ के रिगार्डिंग है वो कवर किया जा सके। नेक्स्ट आता है बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस। 2012 की ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के अंदर जो स्पेशली एड्रेस किया गया है वो किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ परफॉर्मर्स ऑफ ऑडियो विजुअल वर्क एनकम्पासिंग फिल्म, टेलीविजन एंड अदर मीडिया प्रोडक्शन, यानी कि जो मूवीज हम देखते हैं, वीडियोस, टीवी सीरीज हैं, वेब सीरीज हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी ऑडियो विजुअल्स वर्क हुए हैं उनमें परफॉर्मर्स के क्या राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे ये ट्रीटी हुई है। तो इसमें एक्सक्लूसिव राइट, पहला पॉइंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट की अगर हम बात करें तो ट्रीटी ग्रांट करती है परफॉर्मर को ही एक्सक्लूसिव राइट होता है किसके रिगार्डिंग, उसका रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग एंड ब्रॉडकास्ट करना अपनी परफॉर्मेंस को, और फेयर कंपनसेशन उनके क्रिएटिव वर्क के लिए इंश्योर करना। ये सारी चीजें इस ट्रीटीज के थ्रू कवर होती हैं, ये सारी चीजें ये ट्रीटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है मोरल राइट। मोरल राइट का मतलब क्या है कि जो ऑथरशिप है एक परफॉर्मेंस की वो उस परफॉर्मर के पास में ही रहेगी, वो उसको क्लेम कर सकता है, और वो किस ऑब्जेक्टिव टू रहेगी, किसके ऑब्जेक्टिव टू रहेगी, डिस्टॉर्शन या मॉडिफिकेशन जो कि उसकी रेपुटेशन को हार्म करता हो, यानी कि किसी परफॉर्मर ने कोई अपनी परफॉर्मेंस दी है तो उसके पास में मोर राइट रहता है, यानी कि वो जो वर्क है उसकी ऑथरशिप के थ्रू जाना जाएगा और उसके जो वर्क है उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टॉर्शन मॉडिफिकेशन नहीं होगी जिससे कि उसकी रेपुटेशन को कोई हार्म हो। ओके, सिग्निफिकेंस की हम अगर यहाँ पे बात करें तो वो क्या है कि ये जो ट्रीटी है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको, परफॉर्मर के राइट को इन द फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री एंड प्रमोट करती है उनके फेयर ट्रीटमेंट एंड रिकॉग्नाइज करती है क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी। ये था हमारा बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस 2012। इसका ईयर याद रखना ताकि जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या मैच द फॉलोइंग याद आए तो यहाँ पर इजिली उसको मैच किया जा सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रीटी, WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge 2024, द लेटेस्ट ट्रीटी हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारे लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट वाला उसमें वो आई थी। ये ट्रीटी है वो 2024 में अडॉप्ट की गई है, रिप्रेजेंट करती है सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत जो हमारी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको, और जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मेन जो एम है वो बैलेंस करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंश्योरिंग द फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयर्स। यानी कि जो परंपरागत तौर पर चली आ रही जो चीज़ें हैं आजकल, नॉलेज है वो लुप्त होती जा रही हैं, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी है जो रोल में आई है। इसका मेन पर्पस है ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और उन्हें इक्विटेबल बेनिफिट शेयर्स हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेन पर्पस इसका याद रखना। मैच द फॉलोइंग ये पूछा जा सकता है। की प्रोविजन एम टू बैलेंस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि IPR और ट्रेडिशनल नॉलेज इन दोनों को कंबाइन किया गया है, बैलेंस किया गया है उन दोनों के बीच में। और इम्पैक्ट अगर इस ट्रीटी का बात करें तो वो कहाँ तक है कि ये ट्रीटी है वो प्रमोट करती है सस्टेनेबल यूज एंड द कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज वाइल एक्नॉलेजिंग द राइट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है जिनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और एक सस्टेनेबल यूज है उनका या कन्वर्जन है वो किया जा सके, ताकि वो विद द टेक्नोलॉजी आगे उनका एडवांसमेंट भी किया जा सके। तो इस ट्रीटी का मेन यूज यही था। तो ये थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ कन्वेंशंस जिनको कि आज हमने डिस्कस किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है जो मैंने इस वीडियो में आगे अटैग कर दिए हैं, वो आप अपने आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, चाहे उनको मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि ये आगे हैं आपके सामने, मद्रिद प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस, रोम,
तो उनको मैच द फॉलोइंग या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर कोई पार्टिकुलर कन्वेंशन किस टाइम पे अडॉप्ट हुई है, कब कोई डे बनाया जा रहा है, क्या उनका साइंड ईयर है, या इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। तो इस तरीके की, या जैसे कि ये जो कुछ एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं पिछले जितने भी आज तक के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। इनको डिटेल में मैंने एक स्पेशल वीडियो में PYQs ऑफ IPR उसमें डिस्कस किया है, तो यहाँ पे दोबारा से इनको रिपीट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। तो आप अपने आप इन सभी जो क्वेश्चंस हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि एक ही वीडियो में उनकी भी इन्वेंशंस के रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं वो कवर हो सकें। और कमेंट में अपना व्यू पॉइंट जो जरूर रखें, ताकि फीडबैक से आपकी फीडबैक्स मिल सके मुझे, और जिससे कि मैं वीडियोस में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट है वो कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।